बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम बिहेवियर को डिस्कस करने वाले हैं और बिहेवियर क्या है, सबसे पहले इसकी डेफिनीशन। लेकिन इस बिहेवियर की डेफिनीशन से भी पहले हम एक और चीज़ को देखेंगे, उसका नाम है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी जिसको हिसासियत भी कहते हैं। इसका मतलब होता है द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू डिटेक्ट चेंजेस इन द एनवायरनमेंट एंड रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। किसी जानदार की वो खूबी जिसकी बदौलत वो अपने इर्द गिर्द के माहौल में होने वाली चेंजेस या तब्दीलियों से आगाह होता है और उसी की मुनासिबत से उसका जवाब देता है। इसको सेंसिटिविटी कहते हैं। अब ये रिस्पॉन्ड करना या सेंसिटिविटी क्यों ज़रूरी है? मसलन कहीं से आवाज़ आई तो आप फ़ौरन उस तरफ मुड़ जाते हैं। कहीं कोई चीज़ आपके सामने गिर जाए तो आप उसकी तरफ मुतवज्जह हो जाते हैं। कहीं कोई खाने की चीज़ नज़र आए तो उसको खाने की या हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो ये सेंसिटिविटी है असल में। अब इस सेंसिटिविटी में रिस्पॉन्ड क्या होता है, जवाब जो दिया जा रहा है, इसी को बिहेवियर कहते हैं। और इन चेंजेस को जो हुए हैं चेंजेस, इनको स्टिमुलाई कहते हैं। तो स्टिमुलस इसकी जमा है। A stimulus is any change that compels the organism to respond. कोई भी ऐसी तब्दीली जो जानदार को जवाब देने पर मजबूर करे उसको स्टिमुलस कहते हैं। और इन स्टिमुलस के ख़िलाफ़ जानदार जो कुछ भी करता है वो उसका बिहेवियर कहलाता है। तो बिहेवियर कैन बी डिफाइंड एज एवरीथिंग that an organism performs is called behavior. अच्छा, अब इस बिहेवियर की नेचर डिपेंड करती है स्टिमुलाई पर। जानदार के आसपास कई तरह के स्टिमुलाई होंगे और उन सारे स्टिमुलाई का जवाब देना पड़ता है जानदार को। और बाज़ औक़ात इनका जवाब देना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि अगर जवाब ना दे तो जानदार मारा जा सकता है। तो ये था जी इसकी डेफिनेशन का ज़िक्र। अब रिलेशनशिप बिटवीन स्टिमुलाई एंड बिहेवियर है। तो सबसे पहले स्टिमुलस को एक दफ़ा थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन करूं, फिर आगे आते हैं। स्टिमुलस मैंने जैसे डिफ़ाइन किया, एनी चेंज विच कंपल्स द ऑर्गेनिज्म टू रिस्पॉन्ड। और दो शर्तें हुई, एक तो है चेंज, दूसरा है कंपल्शन, यानी ऐसी तब्दीली जो मजबूर करे। मिसाल के तौर पर चाइना में कोरोना वायरस शुरू हुआ जनवरी या नवंबर में तकरीबन, लेकिन शिद्दत जनवरी से बढ़ना शुरू हुई। तो लॉकडाउन पाकिस्तान ने नहीं किया उस वक्त। एक तब्दीली तो आई थी लेकिन वो तब्दीली पाकिस्तान को कंपल नहीं कर रही थी, चाइना को कंपल कर रही थी। तो चाइना के लिए वो स्टिमुलस थी, पाकिस्तान के लिए उस वक्त नहीं थी। जब मार्च में पाकिस्तान में ये आई ये तब्दीली, तो अब हमारे लिए एक स्टिमुलस बन गई। तो स्टिमुलस किसी भी तब्दीली को नहीं कहते हैं, सिर्फ वो तब्दीली स्टिमुलस कहलाती है जो जानदार को जवाब देने पर मजबूर करे, उसको स्टिमुलस कहते हैं। और उसके जवाब में जो स्टिमुलस के जवाब में जो कुछ भी जानदार करता है वो बिहेवियर कहलाता है। अच्छा, ये हो गया जी। अब है जानदार को कैसे पता चलता है चेंज का? स्टिमुलस चेंज है और इस चेंज को डिटेक्ट करने वाले सेंसर्स कहलाते हैं। सेंसर्स या रिसेप्टर्स ये जानदार के पास होते हैं।
Any sensor or receptor is an organ or cell or group of cell which detects the change, which detects the change in the environment, जो माहौल में होने वाली तब्दीलियों को डिटेक्ट करता है, रिसीव्स इट, डिटेक्ट करने का मतलब है पहचानता है, रिसीव्स इट एंड कन्वे टू CNS, जिसको CNS की तरफ कन्वे करता है। तो इसका मतलब है रिसेप्टर के 3 काम हैं, महसूस करना या पहचानना एक खास स्टिमुलस को, उसको रिसीव करना और फिर उसको CNS की तरफ भेज देना। फिर CNS ये इसका फैसला करके इफेक्टर की तरफ भेजता है। अब CNS के 2 हिस्से हैं, यहाँ एक छोटा सा नुक्ता कभी सामने आए तो कन्फ्यूजन होगी। इस CNS का एक हिस्सा है ब्रेन और दूसरा हिस्सा है स्पाइनल कॉर्ड। मैं जो आपसे कह रहा था कन्फ्यूजन होगी, वो इसलिए कि बाज़ जगह लिखा हुआ आपको मिलेगा कि स्टिमुलाई आर चेक्ड इन ब्रेन आर आउटसाइड ऑफ ब्रेन। अब आउटसाइड ऑफ ब्रेन कहेंगे तो परेशानी हो जाएगी कि ब्रेन के अलावा बात आदमी कहाँ सोचता है। तो जवाब ब्रेन के अलावा बाहर सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड से इसका जवाब दिया जा सकता है, ये मुमकिन है। यानी इंटरप्रिटेशन की बात हो रही है। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टिमुलाई कैन बी डन इन द ब्रेन और आउटसाइड ऑफ द ब्रेन। आउटसाइड ऑफ ब्रेन में स्पाइनल कॉर्ड है। अब इसकी मिसाल क्या है, कहीं हम कंफ्यूज तो नहीं होंगे। मिसाल के तौर पर 2 बातें जहन में रखें। फ़र्ज़ करें किसी ने हमें आवाज़ दी, वो आवाज़ हमारे कानों ने डिटेक्ट किया, उसको ब्रेन तक पहुंचाया, ब्रेन ने हमें चौकन्ना किया, हमने उस आवाज़ की तरफ, उसके सोर्स की तरफ मुतवज्जा हुए, उसका जवाब दिया। तो ये एक ऐसा बिहेवियर था जो ब्रेन ने जिसकी इंटरप्रिटेशन की थी और उसको शो किया था। दूसरी तरफ आपको जिल्द में कोई गर्म चीज़ आपकी जिल्द को टच करती है या आपका हाथ गलती से किसी गर्म चीज़ पर लग जाता है, तो आपने फ़ौरन झटके से हाथ हटा लिया। ये फैसला आपने ब्रेन के कहने पर नहीं किया, बल्कि आपका हाथ खुद उठा था, तो वो स्पाइनल कॉर्ड में उसका फैसला हुआ था। ये हो सकता है। अब डिफरेंट वेज ऑफ रिस्पॉन्सेस टू स्टिमुलाई, ways of responses to stimuli। स्टिमुलाई के खिलाफ किस तरह से रिस्पॉन्ड किया जाएगा, इसके 3 टाइप्स हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और इग्नोर्ड। पॉजिटिव का मतलब होता है अगर किसी स्टिमुलस की तरफ हम मोर एंड मोर मुतवज्जा हो जाते हैं, उसको पॉजिटिव कहते हैं। मसलन एक आदमी लतीफ़े सुना रहा है, अगर वो दिलचस्प है तो आप उसकी तरफ मुतवज्जा भी रहेंगे, हंसते जाएंगे। ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। अगर कोई आदमी आगे से गालियां दे रहा है, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। गालियां आप गौर से सुन रहे हैं तो उसका मतलब मुतवज्जे हैं, और मुंह बनाते हैं, मेक फेस, ये नेगेटिव है, इसने आपको जिच किया है। अगर वो फीके लतीफ़े सुना रहा है, नो रिस्पॉन्स, आप उसकी बात सुन ही नहीं रहे, मुतासिर ही नहीं हो रहा है, दिस इज इग्नोर्ड। अब एक और चीज़ आती है, रिलेशनशिप बिटवीन हेरिडिटी एंड बिहेवियर। क्या बिहेवियर का हेरिडिटी से कोई ताल्लुक़ है, यानी जेनेटिक्स से कोई ताल्लुक़ है?
तो इसका जवाब है यस, जेनेटिक्स से इसका ताल्लुक़ है। असल में ये बात मुझे एक लाइन में लिखने दें, फिर मैं आपको पूरी तफसील बताता हूँ। ये जो सेंसिटिविटी शुरू में मैंने कहा था, ये इस तरह की चीज़ है, स्टिमुलस रिसेप्टर CNS इफेक्टर और बिहेवियर। यहाँ मैं बिहेवियर कहूँगा, अदरवाइज इसको रिस्पॉन्स कहते हैं, बिहेवियर। ज़रा गौर करें तो स्टिमुलस इन्वायरमेंट में है, रिसेप्टर हमारे जिस्म में है, CNS भी हमारे जिस्म में है, इफेक्टर भी हमारे जिस्म में है, और बिहेवियर शो हो रहा है बाहर, बिहेवियर शो हो रहा है। बात ये चल रही कि क्या बिहेवियर का नर्वस सिस्टम से कोई ताल्लुक़ है या हेरिडिटी से कोई ताल्लुक़ है? तो जी हाँ, ये सारी चीज़ें हेरिडिटी और नर्वस सिस्टम से रिलेटेड हैं। कैसे? रिसेप्टर बॉडी पार्ट है, और बॉडी पार्ट जो भी होता है उसका ताल्लुक जीन से है। इसी जीन के तहत उसका बॉडी पार्ट बना है। इसी तरह नर्वस सिस्टम भी बॉडी पार्ट है, ये भी जीन के थ्रू बना है, और इफेक्टर बॉडी पार्ट है, तो ये भी जीन के थ्रू बना है। ये तीनों चीज़ें हैं, तो रिस्पांस तो इन्होंने देना है। इसलिए हम कह सकते हैं, बल्कि यूँ कह सकते हैं, एज ऑल टाइप्स ऑफ बिहेवियर्स डिपेंड ऑन CNS और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, and CNS is under the control of genes. That is why behaviors are hereditary. जैसे जीन्स मिलेंगे वैसा नर्वस सिस्टम बनेगा, जैसा नर्वस सिस्टम बनेगा वैसा बिहेवियर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक कीड़े को अपने पेरेंट से ऐसे जीन्स मिले हैं जो सिंपल नर्वस सिस्टम का सबब बने हैं, और नर्वस सिस्टम सिंपल होने की वजह से वो जानदार सिंपल सा बिहेवियर शो कर रहा है। इसके बरक्स एक इंसान को एक बहुत ही आला किस्म का जीन मिला है या जीन का सेट मिला है, जिसके नतीजे में उसका नर्वस सिस्टम वेल डेवलप्ड हुआ है, और उसका नर्वस सिस्टम वेल डेवलप्ड होने की वजह से उसका बिहेवियर भी बहुत अच्छा हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि बिहेवियर का दारो मदार हेरिडिटी पर है, क्योंकि इससे एक ख़ास नर्वस सिस्टम बनता है और उस नर्वस सिस्टम से बिहेवियर शो होता है। तो इसका मतलब आखिरकार ये हुआ कि बिहेवियर्स आर डिपेंडेंट ऑन नर्वस सिस्टम एंड जीन्स। एक छोटी सी मिसाल आप देख लें, गाय भी मैमल, डॉग भी मैमल, इंसान भी मैमल। इन सब में अकल तो है। अकल इस तरह से कि गाय सुबह बाड़े से निकलकर चरने जाती है, दिन भर चर के रात को वापस आ जाती है, कभी रात को निकल के नहीं जा रही, इसलिए कि उसको पता है दिन की रोशनी में घास नज़र भी आएगी, दुश्मनों से भी बचना आसान हो जाएगा, और जब पेट भर जाए तो वापस अपने बाड़े की तरफ आती है, इसलिए कि वहाँ उसको सेफ्टी मिल रही है। तो ये अकल है। बिल्कुल यही ऐसा ही हिसाब किताब कुत्ते का भी है। लेकिन गाय और कुत्ते दोनों में इंसान जैसी क्यूरियोसिटी नहीं है। क्यूरियोसिटी क्या है? तजस्सुस, जो जानदार को उकसाता है, सवालात कर करके उससे मालूमात लेने की कोशिश करता है। तो ये क्यूरियोसिटी इंसान में क्यों है? इसलिए कि इसके जीन्स अच्छे थे, उन जीन्स की वजह से इसको एक अच्छा नर्वस सिस्टम मिला था, और उस नर्वस सिस्टम की वजह से इसको बेहतर
बिहेवियर शो करने का मौका मिला था। उसके बाद है बायोलॉजिकल रिदम्स। बायोलॉजिकल रिदम्स, इसका मतलब है पेरियोडिकल इवेंट्स शोन बाय ऑर्गेनिजम्स रेगुलरली एट रेगुलर इंटरवल्स। जानदार कुछ बिहेवियर्स को एक खास साइक्लिक अंदाज में रिपीट करते हैं और इसीलिए इनको बायोलॉजिकल रिदम्स भी कहते हैं। तो इनको दोबारा पढ़ लेते हैं। बायोलॉजिकल रिदम्स आर साइक्लिक patterns of physiological change or changes in the activity in living organisms that are in response to periodic environmental changes। ये क्यों होते हैं? क्योंकि periodical या periodic environmental changes होते हैं, उसी हिसाब से ये behavior भी periodical होते हैं। मिसाल के तौर पर 24 घंटे में रात और दिन मखसूस टाइमिंग के बाद अपीयर होते हैं और हमें उसी हिसाब से रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। मसलन रात को सोते हैं, दिन को उठ के एक्टिव हो जाते हैं। ये 24 आवर का एक सिलसिला है, पेरियोडिकल है, इसलिए ये एक बायोलॉजिकल रिदम है। और इन रिदम्स को बायोलॉजिकल क्लॉक्स कंट्रोल करते हैं। बायोलॉजिकल क्लॉक्स ये दो चीज़ों पर मुश्तमिल होते हैं। एक तो अंदर आपको जीन्स क्या मिला है और उस जीन की वजह से आपके अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी वजूद में आई है वो, और दूसरी चीज़ इन्वायरमेंटल चेंजेस। एनवायरनमेंट में चेंजेस जो हैं वो लगातार नहीं होते, स्लोली एंड ग्रेजुअली। मसलन दिन और रात, ये चेंजेस किस तरह आते हैं आपको अंदाज़ा है। 4 सीजन्स में कैसे चेंजेस आते हैं वो है। फिर 10-10 साल के डेकेड्स में चेंजेस आते हैं, 100 साल की सेंचुरीज़ में चेंजेस आते हैं, और जानदारों ने उन्हीं के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना है। तो अगर 24 घंटे का हो, महीने का हो या साल से कम हो ये तब्दीलियों का सिलसिला, तो उनके हिसाब से नाम रखे गए। मसलन कुछ को कहते हैं सर्काडियन रिदम्स। सर्काडियन रिदम्स वो हैं जो 24 घंटे के अरसे में वाक़ होते हैं। तो ये कहा जाएगा which are the circadian rhythms are 24-hour cycles shown by physiological processes in all organisms। तमाम जानदार जो 24 घंटे के अरसे में अपनी एक्टिविटीज़ शो करते हैं उनको सर्काडियन रिदम्स कहा जाता है। जैसे मैंने अभी आपको मिसाल बताई सोने जागने का, ये सर्काडियन रिदम है। अब इसी सर्काडियन रिदम में भी सब टाइप्स हैं। मसलन कुछ को कहा जाता है नॉक्टर्नल और कुछ को कहते हैं डायर्नल। इसी तरह कुछ को क्रिपस्कुलर एक्टिविटीज़ कहा जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं ये डायर्नल क्या होता है। डायर्नल का मतलब है an activity performed during daytime। दिन के वक्त जो एक्टिविटी होती है उसको डायर्नल एक्टिविटी कहते हैं। मिसाल के तौर पर इंसान खुद डायर्नल है। रात को हम सोते हैं, दिन को बाहर निकलते हैं। अभी मैंने गाय की मिसाल बताई, रात को आराम करती है, दिन को बाहर आ जाती है। कीड़े मकोड़े, परिंदे, बहुत सारे ऐसे हैं। इसके बरक्स एक और है नॉक्टर्नल। वो एनिमल्स जो दिन को आराम करते हैं और रात को एक्टिव होते हैं, ड्यूरिंग नाइट एक्टिव होते हैं। जैसे ओल, ये जो हमारे घरों में अक्सर पाए जाते हैं, चूहे, ये सारे रात को एक्टिव हो जाते हैं। और कुछ हैं जो
क्रिपस्कुलर कहलाते हैं। क्रिपस्कुलर ये वो जानदार हैं जो डॉन और डस्क इन औकात में ये एक्टिव होते हैं। डॉन कहते हैं सुबह सवेरे, सूरज तुलू होने से पहले, और डस्क कहते हैं सूरज गुरूब होने से लेकर अंधेरा होने तक। मसलन फेडरल क्रीब्स ये इस दौरान एक्टिव हो जाता है। इसके अलावा मंथली रिदम्स हैं। ये क्या थे? सर्काडियन, जो 24 घंटे में हो। उसके बाद मंथली इवेंट्स हैं, जैसे ह्यूमन में मेंस्ट्रुअल साइकिल है। इसके अलावा एनुअल साइकिल्स हैं। एनुअल साइकिल्स को सर्का एनुअल साइकिल्स भी कहा जाता है। साल में एक दफ़ा रिपीट होने वाले। ये परिंदों में जो माइग्रेशन होती है वो है, रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी है, हाइबरनेशन ऑफ एक्टिविटी है। परिंदे माइग्रेट करके हर साल, मसलन हमारा जो गिलगित बल्तिस्तान का रीजन है, परिंदों की माइग्रेशन का एक रास्ता है जिसको इंडस माइग्रेशन रूट नंबर 4 कहते हैं। साइबेरिया से हर साल परिंदे अक्टूबर में यहाँ से आकर सिंध चले जाते हैं और हर साल मार्च में वापस आकर साइबेरिया चले जाते हैं। इसी तरह एनिमल्स हाइबरनेट करते हैं साल में एक दफ़ा, और कुछ एनिमल्स साल में एक दफ़ा एस्टिवेट करते हैं। हाइबरनेशन में सर्दियों में सो जाते हैं, उसको हाइबरनेशन कहते हैं, और अगर गर्मियों में सो जाएं तो उसको एस्टिवेशन कहते हैं। ये सालाना इवेंट्स हैं। इसके बाद आती है बारी बिहेवियर की अक़साम की तरफ। बिहेवियर दो तरह के हैं। एक को कहते हैं इन्नेट और दूसरा कहलाता है लर्निंग वाला। लर्निंग और इन्नेट। इन्नेट को इंस्टिंक्ट भी कहते हैं। इंस्टिंक्ट, इसी को इनबॉर्न बिहेवियर भी कहते हैं। इनबॉर्न। अब मैं मुख्तसर कर दूं तो इन्नेट और इनबॉर्न बिहेवियर्स की एक ख़ास पहचान है कि ये वो बिहेवियर्स हैं जो एक ही स्पीशीज़ के तमाम अफराद में यकसां होते हैं। अगर कोई फ़र्क होता भी है तो बहुत मामूली सा होता है, और वो मामूली फ़र्क इसलिए है क्योंकि स्पीशीज़ या जानदारों के आपस में वेरिएशंस भी तो होती हैं, मामूली फ़र्क होता है। प्लांट के जितने भी बिहेवियर हैं वो इन्नेट हैं, क्योंकि उनके पास नर्वस सिस्टम नहीं है, इसलिए वो इनबॉर्न बिहेवियर पर डिपेंड करते हैं। जबकि एनिमल्स में ये दोनों होते हैं। पैदाइश के वक्त जो भी होते हैं एनिमल के पास वो इन्नेट होते हैं, और बाद में उसमें वो फ़र्क कर लेता है, मॉडिफिकेशन अपने हिसाब से, वो लर्निंग वाले होते हैं। अब इन्नेट बिहेवियर की फिर अक़साम हैं। उसमें से कुछ को ओरिएंटेशन कहते हैं, कुछ को नॉन ओरिएंटेशन कहते हैं। कुछ ओरिएंटेशन हरकत से मुतल्लिक है, और नॉन ओरिएंटेशन इसमें हरकत और सकनात कम हैं, जज्बात ज़्यादा है। ओरिएंटेशन की फिर दो अक़साम हैं। एक को कहते हैं टैक्सिस और दूसरी कहलाती हैं ट्रॉपिज्म। दोनों में फ़र्क क्या है? टैक्सिस डायरेक्शनल मूवमेंट्स हैं, डायरेक्शनल, और ट्रॉपिक्स ग्रोथ मूवमेंट्स हैं। इसको एक और तरह से भी हम कह सकते हैं, टैक्सिस रिवर्सिबल हैं, ये वापस हो सकती है, जबकि ग्रोथ मूवमेंट्स ये वापस नहीं हो सकती है। ये हो गई तो बस हो गई। अब इसको कैसे एक्सप्लेन करें? तो सबसे पहले देखते हैं ये जो टैक्सिस है कैसे ही
छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जानदारों में ये पाए जा सकती है। मसलन अमेबा का जिक्र करें, अमेबा मूव करता है हमेशा फूड की तरफ, तो फूड उसके लिए एक स्टिमुलस है और उसकी तरफ जाएगा तो ये टैक्सिस मूवमेंट हो गई, पॉजिटिव टैक्सिस कहलाएगी अगर स्टिमुलस की तरफ जाता है। इसी तरह इस अमेबा को एक जगह बैठा हुआ था, गर्मी लगी, वहाँ से ये मूव करके किसी ठंडी जगह की तरफ मूव करता है, तो डायरेक्शन तो है ये भी, लेकिन ये नेगेटिव टैक्सिस कहलाएगी। और ये हरकत है, वापस भी आ सकता है। इसके बरक्स एक प्लांट की मूवमेंट पर गौर करें। प्लांट उगने के बाद ये वापस नहीं हो सकता है। ऐसी जो मूवमेंट्स हैं ये कहलाती हैं ट्रॉपिक मूवमेंट्स। अब इसकी सब टाइप्स हैं बहुत सारी, फोटोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिक, हाइड्रोट्रॉपिक, थिग्मोट्रॉपिक। तो क्योंकि ये ज़्यादातर प्लांट से रिलेटेड हैं इसलिए इसको फिलहाल हम छोड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं नॉन ओरिएंटेशन। नॉन ओरिएंटेशन में जैसे पहले कहा, इसमें हरकतें ज़्यादा वाज़ेह नहीं होती हैं। हरकत तो खैर हो सकती है, हरकत हो सकती है क्यों? याद रखना, रिस्पॉन्सेस एनिमल्स में सिर्फ दो तरह से हो सकते हैं, या दो तरह के इफेक्टर्स हैं, मसल्स और ग्लैंड्स। मसल के ज़रिए जो भी रिस्पॉन्स शो होता है वो मूवमेंट कहलाता है या लोकोमोशन कहलाता है, और ग्लैंड के ज़रिए जो रिस्पॉन्ड होता है वो सिक्रीशन होती है। तो अब मैं आपसे ये कह रहा था कि नॉन ओरिएंटेशन में समटाइम्स हमें ऐसा लगेगा कि हरकत कोई नहीं है, लेकिन हरकत तो है। बहरहाल नॉन ओरिएंटेशन बिहेवियर्स ये ज़्यादा कम्प्लेक्स पेचीदा होते हैं, इनको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। फिर भी अब समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा। मसलन इसकी एक टाइप है रिफ्लेक्सेस। रिफ्लेक्सेस वो एक्शंस हैं जो हम सोच समझ कर परफॉर्म नहीं करते, बल्कि ये इनवॉलंटरी है। इनवॉलंटरी का मतलब ये है खुद ब खुद हो जाते हैं, यानी हमारा नर्व सिस्टम एक ख़ास पैटर्न से खुद एक्टिव होता है। ये भी जो मैंने पहले बात आपसे शेयर की थी, इनसाइड ऑफ नर्वस सिस्टम भी हो सकता है, आउटसाइड ऑफ नर्वस सिस्टम भी हो सकता है। जैसे हम कहीं मसरूफ़ हैं, अचानक कोई हैवी आवाज़ सुनाई देती है तो हम चौंक जाते हैं, उछलते हैं, ये इनवॉलंटरी था। इसी तरह हमारे विंड पाइप में खुराक खाते हुए कोई ज़र्रा टच करता है तो इनवॉलंटरीली खांसी आना शुरू हो जाती है, ये हम रोक नहीं सकते हैं, खुद ब खुद होता है। इसी तरह तेज़ रोशनी पड़ते ही हमारी आँखें चुंधिया जाती हैं, ये भी खुद ब खुद हो गया है। तो इस तरह के जितने भी छोटे छोटे काम हैं जो खुद ब खुद हो रहे हैं उनको रिफ्लेक्सेस कहा जाता है। इसके बाद इसकी दूसरी टाइप फिर इंस्टिंक्ट्स में आती है। जैसे पहले जिक्र किया है, इंस्टिंक्ट उन बिहेवियर्स को कहते हैं जो पैदाइशी हैं, और पैदाइशी होने की वजह से ये एक ही स्पीशीज़ के तमाम अफराद में ऑलमोस्ट सेम होते हैं। बहुत मामूली सा फ़र्क हो सकता है, और वो फ़र्क जीन्स में वेरिएशन और उस वेरिएशन के नतीजे में नर्वस सिस्टम में वेरिएशन की वजह से अपीयर हुआ है। अब इसको समझने के लिए चंद मिसालें, इनमें से एक है माइग्रेशन ऑफ सालमन। सामन भी पढ़ते हैं, साइमन भी पढ़ते हैं, लेकिन ये है असल में सालमन, एक मछली है। इस मछली की ख़ास बात यह है, ये हमारे जो ज़मीन की का टेक्सचर होता है वो कुछ इस तरह का है। समझ लो ये समंदर है, समंदर, ये प्लेन्स हैं और ये पहाड़ हैं। ज़ाहिर है पानी इन पहाड़ों से
छोटी छोटी नदियों से मिलकर फिर दरिया बनकर बिलाखर जाकर समंदर में गिरता है। ये जो मछली है साल्मन, ये मीठे और मेरीन दोनों पानी में रह सकती है। होता क्या है, ये अप स्ट्रीम्स कहलाती हैं। पहाड़ों के ऊपर जो ठंडे और साफ पानी की नहरें या नदियां होती हैं, यहाँ पर ये मछली फीमेल अपनी दुम की मदद से एक नेस्ट बनाती है। नेस्ट क्या है समझो, छोटे छोटे पत्थर उसने साइड किए हैं अपने दुम की मदद से, और इसी दौरान एक मेल को अट्रैक्ट करती है। पहले ये अंडे देती है, मेल उस पर स्पर्म्स स्प्रे करता है और कुछ ही अरसे में ये दोनों मर जाते हैं। इसके बाद यहाँ से जो अंडे दिए गए थे, उन अंडों से बच्चे निकलते हैं। ये बच्चे थोड़े से बड़े होने के बाद अब इस दरिया के थ्रू माइग्रेट करते हैं टुवर्ड्स द सी। यहाँ पहुँच के ये एडल्ट होना शुरू हो जाते हैं, और एडल्ट होने के बाद कम से कम 6 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल यहाँ रहने के बाद अब ये बड़ी मछली वापस माइग्रेशन शुरू करती है। वापस माइग्रेशन करके बड़ी सख्तियाँ झेल के हज़ारों किलोमीटर का फासला तय करके उसी जगह पहुँचती है जहाँ ये पैदा हुई थी। यहाँ पैदा होने के बाद अब ज़ाहिर है वो चली गई थी इधर नीचे समंदर में, तो वापस आई है। अब इधर आके बिल्कुल जिस तरह इसके पेरेंट्स ने किया था, इसी तरह ये भी अंडे देंगी और फिर मर जाएंगी। तो ये इंस्टिंक्ट है और ये एक रूटीन से होने वाला काम है। इन मछलियों ने किसी से ये सीखा नहीं है, इसलिए ये इंस्टिंक्ट कहलाता है। एक और मिसाल है इंस्टिंक्ट की, मैं आपको रिपीट कर दूं। इंस्टिंक्ट उन बिहेवियर्स को कहा जाता है जो एक ही स्पीशीज़ के तमाम अफराद में सेम होते हैं। तो ये साल्मन में भी सेम था। एक और मिसाल है डांसेस ऑफ बीज। डांसेस ऑफ बीज, जो शहद की मक्खियां हैं वो डांस करती हैं, और 2 तरह का डांस है। एक डांस का पाथ ये है, सर्कुलर टाइप का पाथ है ये। मतलब मक्खी अपने छत्ते के करीब आकर अगर इस तरह से एक दायरे में आप पैटर्न बनाकर डांस करती है, यानी आपको नज़र आ रहा है कि ये इधर से चली है, यहाँ से होती हुई ये इस रास्ते से होती हुई घूम के वापस इधर आई है और इसी पैटर्न से डांस करती है। इस डांस का मतलब ये है कि जो छत्ता है मक्खी का, शहद की मक्खी का, हाइव कहते हैं उसको, हाइव से जो फूड है वो 50 से 75 मीटर के फासले पर मौजूद है, यानी बहुत करीब है। तो तब ये मक्खी आके इस तरह का डांस करेगी, तो जो दूसरे वर्कर्स हैं उनको पता चल जाएगा कि खुराक किधर है, और बिंदनाहट और इसके मूवमेंट के ज़रिए रास्ते का भी पता चलेगा। लेकिन अगर खुराक बहुत दूर है, 75 मीटर से दूर 2 किलोमीटर तक भी है, तब ये डांस इस तरह का होगा। ये एक खास स्टाइल बन गया है। फिर ज़रा गौर करें, 2 बड़े दायरे बन गए हैं और बीच में ये जिगजैग सा पैटर्न बन गया है। इस पैटर्न की वजह से दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि खुराक इनके छत्ते से कितनी दूर है और उस खुराक की डायरेक्शन कौन सी है।
इसकी स्पीड और ये जो डांस का पैटर्न है, ये जितने ज़्यादा होंगे समझो खुराक दूर होगी, और जितनी स्पीड तेज़ होगी इतनी, इसका मतलब भी ये होगा कि खुराक दूर है। कहना ये चाह रहा हूँ कि एक मक्खी अपने छत्ते से निकली है, वो घूमते घूमते काफ़ी दूर गई है और जाके वो खबर लेकर आई है छत्ते में कि फ़िलहाल जगह खुराक है। तो कम्युनिकेशन कैसे करेगी? ये इस पैटर्न में हरकत करेगी, और इस हरकत को देखकर दूसरी मक्खियाँ जो छत्ते में मौजूद थीं उनको पता चल जाएगा कि ये खुराक कितनी दूर है, और फिर वो सब मिलकर उस खुराक की तलाश में निकलेंगी। तो ये पैटर्न भी तमाम मक्खियों में सेम है, रूटीन है, डेली की बेसिस पर, और इस तरह से एक तरह की कम्युनिकेशन होती है। अब इसी इंस्टिंक्ट की एक और मिसाल है, कंस्ट्रक्शन ऑफ हैंगिंग नेस्ट बाय बर्ड्स। एक परिंदा है जिसको बाया कहा जाता है, बाया वीवर, टेलर बर्ड भी कहते हैं। ये वीविंग करता है। असल में वीविंग का मतलब जुलाहा। तकरीबन 100 से ज़्यादा इसकी स्पीशीज़ दुनिया में पाई जाती हैं। प्लोसियस फिलिपीनस इसका साइंटिफिक नाम है। ये परिंदा क्या करता है, कोई ऐसी जगह सेलेक्ट करता है सबसे पहले जहाँ पर पानी भी हो, खुराक भी हो और दरख्त भी हो, और जिस दरख्त की, जिस घास से इसने अपना घोंसला बनाना है वो घास भी करीब में वाफिर दस्तयाब हो। उसके बाद दरख्त की टहनियों पर वो इस तरह से घास बुनना शुरू करता है, और एक हैंगिंग, समझो एक बहुत ही खूबसूरत लटकता हुआ घोंसला बनाता है जिसमें एक एंट्रेंस होती है। अभी घोंसला पूरा नहीं होता है कि ये मेल बनाता है, ये फीमेल को दावत देता है, और बहुत सारे बया इस तरह के हैंगिंग घोंसले बनाकर फीमेल्स को दावत देते हैं। जिस फीमेल को, जिस बया का ये घोंसला पसंद आया, वो जाके उसमें बैठ जाती है। ये एंट्रेंस है फर्ज कर। बैठने के बाद अब ये दोनों मिलकर इस घोंसले की तैयारी कंप्लीट करते हैं। उसके बाद फिर अंडे देते हैं, और उसके बाद फिर बच्चे निकल आते हैं। तो ये बिहेवियर भी फिक्स टाइप का है, इन्नेट बिहेवियर है। इसी इन्नेट बिहेवियर की एक और मिसाल, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंट्रिकेट वेब बाय स्पाइडर। हमें मालूम है स्पाइडर की कई अक़साम हैं और इनके जाले बनाए जाते हैं। जालों के भी पैटर्न्स हैं। ये जाले दरअसल प्रोटीन्स हैं, फाइबरस प्रोटीन्स, और जाले बनाने का स्टाइल हर एक का अलग है। बस यूँ समझ लो, स्पाइडर के जिस्म के 2 हिस्से हैं, तो इसके एब्डोमेन के पीछे इस तरह से 6 उभरी हुई स्ट्रक्चर्स हैं उंगलियों की तरह की। इनको स्पिनरेट्स कहते हैं, स्पिनरेट्स। अलबत्ता इसकी आँखें तो होती हैं, 8 आँखें होती हैं, लेकिन आँखों से ज़्यादा ये टच सेंसिटिव है। इन स्पिनरेट से एक लिक्विड निकलता है। ये लिक्विड दरअसल प्रोटीन है। जो ही जिस्म से बाहर निकलता है ये ड्राई हो जाता है और सॉलिड हो जाता है। अब इसको ये रिलीज करते हुए आगे बढ़ती है और एक ख़ास स्टाइल से फिर मकड़ी का जाला बनता है। ये मकड़ी का जाला हर मकड़ी का अलग स्टाइल का होता है। ये उसको जीन्स में मिला है, और जीन्स में मिलने की वजह से सबका एक जैसा बिहेवियर है। यानी एक ही स्पीशी की मकड़ी, सारी मकड़ियाँ एक जैसा क्या कहेंगे हम, एक जैसा जाला बनाएंगी। तो ये भी एक इन्नेट बिहेवियर था।
अब इसी इन्नेट बिहेवियर की एक और मिसाल है, और ये आखिरी मिसाल होगी, उसके बाद हम एक और टॉपिक की तरफ आएंगे। वो है मैटिंग बिहेवियर ऑफ स्टिकल बेक फिश। स्टिकल बेक फिश मेल फीमेल दोनों होती हैं, और इसमें सबसे पहले मेल एक जगह का इंतखाब करता है, पानी के अंदर समझो कोई ऐसी गहरी सी निस्बतन जगह है, और उधर आकर कुछ पेबल्स या समझो छोटे छोटे कंकर हैं, इनके बीच से ये कई दफ़ा गुजर के एक रास्ता बनाता है मेल। फिर फीमेल को भी लेकर आता है, डांस करता है, टच करता है, लेकर आता है। उसके बाद पहले उस रास्ते के करीब लाकर फीमेल को वहाँ से गुजरने के लिए आमादा करता है। फीमेल जब उसके टनल के बीच में आ गई तो बाद में मेल भी आता है। फिर ये दोनों इसी टनल के अंदर एक एग रिलीज़ करता है, एक स्पर्म्स, और उसके बाद फिर ये दोनों चले जाते हैं। अब अंडे अनअटेंडेड छोड़ दिए जाते हैं, और बस यूँ समझो उस पेबल के अंदर अंडे महफूज हो गए हैं, और यहाँ से अब उनके बच्चे निकलेंगे। ये पेरेंट्स की ड्यूटी थी जो उन्होंने परफॉर्म किया, और इसके साथ ही इन्नेट वाला सिलसिला हमारा ख़त्म हो गया। अब हम आते हैं लर्निंग की तरफ, और लर्निंग से पहले थोड़ा सा ब्रेक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले हम एक्सटिंक्ट या इंस्टिंक्ट बिहेवियर डिस्कस कर चुके थे। अब बारी है लर्निंग बिहेवियर की। तो दोनों में सबसे पहला फ़र्क तो यही है कि इंस्टिंक्ट बिहेवियर्स एक ही स्पीशीज़ के तमाम अफराद में सेम होता है, क्योंकि वो बाय बर्थ होता है, उसमें इंडिविजुअल का कोई अमल दखल नहीं होता है, ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो रहा होता है। जैसे इंसान का बच्चा पैदा होते ही रोना शुरू करता है, रोना उसको किसी ने नहीं सिखाया था। इसी तरह दूध पीना शुरू करता है, वो भी उसको किसी ने नहीं सिखाया है। तो ऐसे कई हैं जो इंस्टिंक्ट में आते हैं। अब है लर्निंग बिहेवियर। लर्निंग बिहेवियर वो है जो एक इंडिविजुअल अपने लाइफ स्पेन के दौरान सीखता है, या दूसरे अल्फाज में हम यूँ कह सकते हैं इंस्टिंक्ट बहुत महदूद होता है। उसको हर जानदार, हर स्पीशीज़ का मेंबर अपने माहौल के मुताबिक मॉडिफाई करता है, उसको ऐड करता जाता है, उसमें नई चीज़ें इजाफ़ा करता चला जाता है। इसीलिए ये लर्निंग बिहेवियर एक ही स्पीशीज़ के तमाम अफराद में डिफरेंट होते हैं। मसलन एक बच्चा बल्तिस्तान में पैदा हुआ, दूसरा अरब में पैदा हुआ, तीसरा किसी यूरोपियन कंट्री में पैदा हुआ। तीनों ने पैदा होते ही रोना शुरू किया, इंस्टिंक्ट था। तीनों ने दूध पीना शुरू किया, इंस्टिंक्ट था। ये तमाम इंसानों में एक जैसा हुआ। लेकिन जो जो परवरिश हुई, थोड़े 5-6 साल के हो गए तो जो इधर बल्तिस्तान में था उसने बल्ती बोलना शुरू किया, जो अरब में था उसने अरबी बोलना शुरू किया, और जो यूरोप में था उसने इंग्लिश या कोई यूरोपियन लैंग्वेज बोलना शुरू कर दी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लैंग्वेज है, बोलना है, आवाज़ निकालना नहीं, बोलना, ये लर्निंग बिहेवियर है जो हर एक में डिफरेंट था। और उन्होंने उसी बेसिक जो इंस्टिंक्ट बिहेवियर थे उनको मॉडिफाई किया था। अब इस लर्निंग की कई अक़साम हैं, उनको एक एक करके देखते हैं। इनमें एक है हैबिचुएशन।
हैबिचुएशन को आसान अल्फाज में आदी होना कह सकते हैं, आदी होना। और इसकी कई मिसालें दी जा सकती हैं। मसलन एक मिसाल ये है, जो शुरू के एक्सपेरिमेंट से मैं उसकी बात कर रहा हूँ। एक शीशे की शीट है, उस पर एक स्नेल को रखा गया है, स्नेल, और एक आदमी इधर नॉकिंग करता है। जो ही आपने इस शीशे के शीट पर जिसके ऊपर स्नेल मौजूद था आपने नॉक करना शुरू किया, स्नेल फौरन रिट्रीट होता है, अपने इस शेल के अंदर चला जाता है। फिर आप छोड़ दें अनडिस्टर्ब, तो 10 मिनट के अंदर ये बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। अब आप फिर इसको नॉक करें यहाँ पर, ये फिर रिट्रीट होगा, लेकिन रिट्रीट थोड़ा स्लो होगा, और कई दफ़ा ये रिपीट होने के बाद अब अगर आप इसमें टेपिंग करते रहेंगे तो ये जवाब ही नहीं देगा, ये अंदर नहीं जाएगा। इसका मतलब इसको अंदाज़ा हो गया है कि ये जो साउंड आ रही थी ये इसके लिए मुज़िर नहीं है। बिल्कुल इसी तरह एक और एग्ज़ाम्पल है, एक बाग है फ़र्ज़ कर लें, उस बाग में बहुत सारे दरख्त भी हैं और बहुत सारे स्क्विरल्स या गिलहरियाँ हैं। एक स्क्विरल यूँ फ़र्ज़ करें मौजूद है, और ये सोशल एनिमल्स हैं, तो ये इनके कुछ मेंबर्स ड्यूटी दे रहे होते हैं। अगर कोई ख़तरा हो तो शोर मचाते हैं, और उसके जवाब में सारे स्क्विरल्स अपने आप को महफूज जगहों पर मुंतकिल करते हैं। लेकिन इनके भी कुछ मेंबर शोर शराबे वाले होते हैं, वो चीखते चिल्लाते रहते हैं और बाकी मेंबर्स इनको रिस्पॉन्ड नहीं करते। इसका मतलब हैबिचुएट हो गए हैं इससे। एक और आसान मिसाल बताकर ये ख़त्म कर दूँ मैं। आप फ़र्ज़ करें किसी गांव से आए हैं जहाँ सुकून 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 था, शोर शराबा था ही नहीं, और इस गर्दों में आके आप फ़र्ज़ करें वो डिवीज़न के किसी एरिया में रहने लगे जहाँ पर रात को बहुत बड़ा जनरेटर चलता है, शोर शराबा, उसकी आवाज़ की वजह से कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती, तो आपको बहुत नागवार गुजरेगी ये आवाज़। लेकिन कुछ दिन के बाद आप यूज़ टू हो जाएंगे, आपको महसूस नहीं होगा। ये हैबिचुएशन है। लेकिन याद रखना, हैबिचुएशन का जो बिहेवियर है ये रिवर्सिबल है, ये भूल भी सकता है बंदा। दूसरा है इम्प्रिंटिंग। इम्प्रिंटिंग का मफहूम मुख्तसरन ये है कि एक ऐसा बिहेवियर जो किसी जानदार के जहन में नक्श हो जाता है, और ख़ास तौर पर तब नक्श होता है जब वो बहुत छोटी उम्र का हो, इसको इम्प्रिंटिंग कहते हैं। और ये नक्श होने वाला बिहेवियर वो उम्र भर नहीं भूलता। तो ये एक साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था, उनका नाम था कॉनर्ड लॉरेंस, और ये 1930s की बात है। बड़ी अजीब सी है, ये परिंदों में बहुत ज़्यादा है, और परिंदों में भी ये जो बतख वगैरह है, इसने कई एक्सपेरिमेंट किए। बहरहाल उनका मफहूम मैं आपको बताता हूँ। उसने क्या देखा, बतख के बच्चे यूँ ही बतख से के अंडों से निकलते थे, तो ये मादा बतख को या माँ को फॉलो करते थे। तो एक दफ़ा इसने क्या किया, यूँ ही बतख के बच्चे निकले अंडों से, असली माँ को इसने कहीं छुपाया, और 1-2 घंटों तक इन बच्चों के सामने खुद हिलता जुलता नज़र आया, चलता फिरता उनके आसपास। और 2-3 घंटों के बाद उसने महसूस किया कि बतख के बच्चे उसको फॉलो कर रहे हैं। बाद में जब इन बच्चों की माँ भी इनके सामने आई तो बच्चों ने माँ को रिस्पॉन्ड नहीं किया, लॉरेंस ही को माँ की तरह बिहेव किया, उसका पीछा करते, इसके साथ साथ चलते। तो ऐसे फिर उसने सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए ये मालूम किया कि बतख जैसे कई परिंदे हैं, उनके बच्चों में एक बिहेवियर, एक क्रिटिकल पीरियड, यानी अपनी उनकी ज़िंदगी के शुरू का कोई मखसूस वक्त होता है, उस वक्त जो भी जानदार उनके सामने
हरकत करेगा या चलेगा फिरेगा, ये उसको माँ समझकर फॉलो करेंगे और उम्र भर उसको फॉलो करेंगे। अब ज़रा गौर करें नेचर ने क्या सिखाया है इनको कि माँ को फॉलो करेंगे तो कभी नुकसान में नहीं रहेंगे, क्योंकि माँ इनकी हिफाजत भी करेगी, खुराक तक भी पहुँचाएगी, सब कुछ करेगी। तो इसलिए कुदरत ने ये इनके इंस्टिंक्ट में डाला था। अब उसको इन्होंने इम्प्रिंट किया, याद रखा, हमेशा के लिए लर्न किया, उसके बाद माँ को फॉलो करेंगे। अब जो डिफरेंस है हैबिचुएशन और इंस्टिंक्ट में क्या है, इंस्टिंक्ट याद रखना इरिवर्सिबल है, ये वापस नहीं होता, जबकि हैबिचुएशन रिवर्सिबल है। उसके बाद एक और है तीसरा बिहेवियर जिसको क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग या कंडीशनिंग टाइप 1 भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, मैं आपको शुरू में बता रहा था, एक होता है स्टिमुलस और उसके जवाब में रिस्पॉन्स या बिहेवियर शो किया जाता है। रिस्पॉन्स या बिहेवियर, ये जो स्टिमुलस है ये दो तरह के हो सकते हैं, एक रेलिवेंट है और दूसरा इररेलिवेंट है। रेलिवेंट तो वो है जिसको आप या कोई जानदार जवाब देता है, इररेलिवेंट उसको कहते हैं जिसको कोई जवाब ही देने की ज़रूरत ही नहीं है। तो क्लासिकल कंडीशनिंग का मतलब है एक इररेलिवेंट स्टिमुलस को रेलिवेंट स्टिमुलस के साथ इस तरह से जोड़ना कि जानदार कुछ अरसे के बाद इररेलिवेंट को भी रेलिवेंट ही की तरह रिस्पॉन्ड करने लगे। अब ये तफसील समझ में आएगी जब हम इसकी एग्जाम्पल पढ़ेंगे। पावलो नाम के साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे कुत्तों के ऊपर। उसने क्या किया है, कुत्ते को भूखा रखा पहले और उसके मुंह के अंदर जो स्लाइवरी ग्लैंड था, उनके छोटे छोटे डक्ट्स हैं ना, उन डक्ट्स में इसने सर्जिकली छोटे ट्यूब्स इंसर्ट किए थे शीशे के। और अब क्या करता था, भूखा रखा कुत्ते को, भूखा रखने के बाद जब खाना दिखाते थे तो कुत्ते के मुंह में पानी आता था, वो पानी उन ट्यूब्स के थ्रू बाहर आ जाता था, नज़र आ जाता था। अब तजुर्बात शुरू किए इसने, भूखा रखा कुत्ते को, खाना खिलाया, खाना दिखाया, उसी दौरान एक बेल भी बजाई, घंटी। खाना देखा कुत्ते ने और कुत्ते के मुंह में पानी आता और वो पानी बाहर आ जाता, उसको नज़र आ जाता। तकरीबन 1-2 महीने तक ये प्रैक्टिस रही कि जब भी कुत्ते को खाना दिया जाता बेल बजाई जाती। और आखिर में उसने एक्सपेरिमेंट किया। वो एक्सपेरिमेंट यूँ था कि खाना दिखाए बगैर जूं ही बेल बजाते तो कुत्ते के मुंह में पानी आता। तो अब ज़रा गौर करें, खाना एक रेलिवेंट स्टिमुलस है, बेल इररेलिवेंट स्टिमुलस है। खाना को देखकर मुंह में पानी आना नेचुरल है, लेकिन बेल बजाने से मुंह में पानी आना अननेचुरल था, क्योंकि ये जो बेल बजाना था इररेलिवेंट स्टिमुलस था। ये बहुत अरसे तक रेलिवेंट स्टिमुलस के साथ अटैच रही सॉरी, जिसके नतीजे में इसको भी जानदार ने रेलिवेंट की तरह रिस्पॉन्ड करना शुरू किया। इस कंडीशन को क्लासिकल कंडीशनिंग या कंडीशनिंग टाइप 1 कहते हैं। चौथी टाइप का बिहेवियर कहलाता है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग या इसको ट्रायल एंड एरर लर्निंग या ऑपरेंट लर्निंग भी कहा जाता है। ये बिहेवियर मालूम किया था B.F. स्किनर ने। B.F. स्किनर
नाम का साइंटिस्ट है और स्किनर बॉक्स के नाम से बहुत मशहूर अपरेटस अब भी इस्तेमाल होता है। इसने ये मालूम किया कि जानदार जो भी एक्शन करता है वो किसी रिवार्ड की खातिर करता है। अब आप गौर करते जाएं, हमारी हर हरकत किसी न किसी रिवार्ड की वजह से होती है। अब वो रिवार्ड के हुसूल के लिए कुछ भी करता है। तो इसने बेसिकली किया ये था, एक बॉक्स बनाया है, स्किनर बॉक्स कहते हैं जिसको आज। इस बॉक्स के अंदर 2 अट्रैक्शंस रखी गई हैं। एक तो समझो एक लिवर है, कोई ऐसी चीज़ जिस पर पैर रखा जाएगा तो दरवाज़ा खुलता है, तो आज़ादी मिलने वाली है। दूसरा एक और लिवर रखा गया है कि अगर वो टच हो तो खाना आता है। इसके अंदर एक चूहा बंद किया गया है। चूहा, जब चूहा यहाँ बंद किया गया तो चूहे को पता ही नहीं है दरवाज़ा बाहर निकलने का रास्ता कौन सा है और यहाँ खुराक है कि नहीं है। चूहा भूखा भी है। अंदर बंद किया, चूहा अंधाधुन घूमता है रैंडम पाथवेज पर। इस मूवमेंट, बेचैनी और मूवमेंट के दौरान गलती से उसका पैर पड़ता है, एक लिवर को टच करता है, ऊपर से खाना गिरता है, चूहा खाता है, फिर दौड़ता है, दूसरी दफ़ा फिर टच होता है, फिर खाना गिरता है, फिर चूहा खाता है। ये कई दफ़ा रिपीट होने के बाद अब ये चूहा अगर भूखा हो तो सीधा आकर इस लिवर को टच करके खाना ड्रॉप करता है, खाता है। इसी दौरान एक और तजुर्बा इसके साथ ये हुआ है कि जब ये दौड़ रहा था तो गलती से ये एक लिवर और टच हुआ था, जिसकी वजह से इसका दरवाज़ा खुल गया था और चूहा बाहर निकला था। तो ये दोनों चीज़ें इसने कई दफ़ा रिपीट की। रिपीट करने के बाद में जब इस चूहे को जूं ही आपने अंदर रखा, अगर भूखी हालत में रखा है तो ये जाकर खाने वाले लिवर को टच करता, खाना ड्रॉप होता और ये खा लेता। अगर भूखा नहीं हो तो ये खाने वाले लिवर की तरफ जाता ही नहीं था और सिर्फ दरवाजे वाले लिवर पे आकर उस दरवाजे के लिवर को टच करता था और दरवाज़ा खुल जाता था, चूहा आज़ाद। तो ये बिहेवियर कहलाता है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग या ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर का मफहूम ये है कि आप गलती करते हैं, गलती से सीखते हैं, और ये तमाम जानदारों पर अप्लाई होता है, इंसान समेत। उसके बाद है लेटेंट लर्निंग। लेटेंट लर्निंग को मैं अक्सर छुपी हुई या खुफिया तालीम कहता हूँ। खुफिया तालीम। पहले एक मिसाल देख लें। हम सब घर से निकलते हैं अपने काम की जगह की तरफ, आप पढ़ने निकलते हैं, फ़र्ज़ करें कॉलेज की तरफ आते हैं। अगर स्कर्दू की बात की जाए, अलमदार चौक से डिग्री कॉलेज आप आते हैं, आपके टारगेट्स 2 हैं। सुबह घर से निकलते हैं तो आपका टारगेट कॉलेज है, छुट्टी के बाद आप कॉलेज से निकलते हैं तो आपका टारगेट घर है। घर और कॉलेज के दरमियान आना जाना आपकी मजबूरी या आप टारगेट है, लेकिन इस रास्ते से आप चलते हैं साल 2 साल, तो उस रास्ते में मौजूद मुख्तलिफ़ दुकानें, मुख्तलिफ़ ऑब्जेक्ट्स, मुख्तलिफ़ जो स्ट्रक्चर्स हैं वो आपको याद हो जाती हैं। अब आपसे फ़र्ज़ करें कोई पूछता है, आप अलमदार चौक से डिग्री कॉलेज आते हैं रोज़ाना, आपसे कोई पूछता है कि सक मैदान किधर है, तो आपको फ़ौरन, क्योंकि आप वहाँ से कई दफ़ा गुज़रे हैं, तो फ़ौरन आप बताएंगे फ़िलां जगह है। इसी तरह अगर कोई पूछता है अल-अब्बास अस्पताल किधर है, तो ये हालांकि ये आपकी ड्यूटी में शामिल नहीं था कि आप मुख्तलिफ़ चीज़ों को याद रखें, लेकिन आप क्योंकि वहाँ से रोज़ाना गुज़र रहे थे तो अनजाने में आप ये जान चुके थे, अपने अंदर उस मेमोरी को स्टोर कर चुके थे कि ये जो समझो रास्ते में कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं, आपने खुफिया जान लिया था। ये लेटेंट लर्निंग कहलाता है। के.एल. लैशले नाम के साइंटिस्ट ने फिर एक चूहे के ऊपर ऐसा ही एक्सपेरिमेंट किया है, ये बिहेवियर मालूम करने के लिए। हुआ क्या है कि चूहे को एक बॉक्स के अंदर बंद किया गया है, और बॉक्स ऐसा है जिसमें बहुत सारे भूल भुलैया हैं, कई पेचीदा रास्ते हैं। चूहे को अंदर छोड़ा, रैंडमली दौड़ने लगा ये चूहा। अब रैंडम दौड़ रहा है, उसको
रास्ते का पता नहीं है, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है। कई दफ़ा ये दौड़ धूप करके बिलाखिर एक रास्ते से वो बाहर निकल आता है। अब इस चूहे को दोबारा इसी बुलबुलैयों में रखेंगे तो थोड़ी देर टाइम लगेगा, लेकिन पहले के मुकाबले में कम टाइम में ये बाहर आएगा। और इसी में प्रैक्टिस कराते जाएं तो एक वक्त आएगा जब ये चूहा बगैर किसी कोशिश के सीधा जो ही आपने इसको अंदर छोड़ा था ये बाहर आ जाएगा, इसलिए कि इसने उस तमाम दौड़ धूप के दौरान रास्तों को याद किया था और उसी रास्ते में अगर कहीं बीच में खुराक भी पड़ी थी एक दफ़ा तो ये खुराक तक भी पहुंच जाएगा। उसके बाद है इनसाइड लर्निंग। ये इनसाइड लर्निंग सारे जानदारों में नहीं है। बहुत ही वेल डेवलप्ड जो नर्वस सिस्टम है जिनका, उनमें ये पाया जाता है। और वोल्फ गेंग कोहलर नाम के साइंटिस्ट ने 1920 में ये मालूम किया था। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट था। असल में एक्सपेरिमेंट कुछ यूँ था कि एक बड़ा सा कमरा है और उस कमरे की छत बहुत ऊंची है। उसके अंदर सीलिंग या छत से कुछ कीले लटकाए गए हैं, कीले, और उसके अंदर एक रैंडमली पड़ी हुई ईंटें हैं। उधर एक गोरिल्ला छोड़ा गया है, गोरिल्ला, और ये गोरिल्ला केले खाने की कोशिश करता है, उछलता है, हाथ बढ़ाता है, कीले नहीं पहुंचते। तो थोड़ी देर वो नीचे बैठ के सोचता है। सोचने के बाद वो ईंटों को एक खास तरतीब से रखता है। बड़ी ईंट पहले, छोटी ईंट उसके ऊपर, उससे छोटी उसके ऊपर, इसके छोटी उसके ऊपर, इस तरह से एक प्लेटफॉर्म बनाकर ये गोरिल्ला इसके ऊपर खड़ा हो जाता है और खड़ा होकर अपना हाथ बढ़ाता है, केले तक इसका हाथ पहुंचता है, उठा के खाता है। तो इसका मतलब जब पहले कोशिशें की नहीं पहुंचा तो इसने बैठ के सोचा, अपने दिमाग के अंदर एक आइडिया डेवलप किया कि अगर मैं ऐसा करूं तो मैं वहां तक पहुंच सकता हूं। ये कहलाता है इनसाइड लर्निंग। इसकी एक और मिसाल इंसानों और बंदरों में है ये ज़्यादातर। इसकी एक और मिसाल है इंसानों के हवाले से, वो ये कि आप मकान बनाना चाहते हैं तो एक इंजीनियर को ला के अपना खेत दिखाते हैं या प्लाट दिखाते हैं। उस प्लाट में कोई मकान नहीं है। इंजीनियर थोड़ी देर सोचता है, फिर आपको लाइनें बनाकर एक नक्शा देता है और उस नक्शे में मुख्तलिफ तरह के कमरों का साइज़, दरवाजे, ये वो, इस तरह से। तो इसका मतलब उस नक्शे को फिर आप एक मिस्त्री को देते हैं, वो मिस्त्री उन लाइनों के हिसाब से दीवारें खड़ी करता है, उनमें दरवाजे खिड़कियां बनाता है और आपकी बिल्डिंग तैयार होती है। इसका मतलब उस इंजीनियर ने बिल्डिंग को देखे बगैर नक्शा बनाया था, तो अपने दिमाग के अंदर उसने बिल्डिंग बनाई थी। असल में उस बिल्डिंग को नक्शे में उतारा है, उस नक्शे को एक हेड मिस्त्री ने पढ़ा, तो अब नक्शे के को देखकर उस मिस्त्री ने अपने दिमाग के अंदर बिल्डिंग खड़ी की है। फिर उसी हिसाब से जाकर उसने मटेरियल रखा और बिल्डिंग सचमुच इसी तरह बन गई जैसा ये दोनों चाह रहे थे। तो ये है इनसाइड लर्निंग। अब इनसाइड लर्निंग के बाद हमारा तीसरा स्टेप शुरू होता है। बिहेवियर के हमने 3 हिस्सों में पढ़ा। एक जनरल इंट्रोडक्शन प्लस इंस्टिंक्ट्स है, उसके बाद लर्निंग है, अब है सोशल बिहेवियर। असल में अभी तक हम जो बिहेवियर डिस्कस कर रहे थे वो इंडिविजुअल्स के थे। सोशल बिहेवियर इंडिविजुअल्स का नहीं है, बल्कि ये पूरे ग्रुप का बिहेवियर है। तो many species of insects and most vertebrates show a variety of hostile or friendly group behavioral activities. तो सोशल बिहेवियर को हम क्या कहेंगे? ग्रुप बिहेवियर कहेंगे, क्योंकि ये एक पूरे ग्रोह से रिलेटेड है। तो एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद नंबर ऑफ मैनी इंडिविजुअल्स लिविंग टुगेदर, और ये 2 तरह के हो सकते हैं, हॉस्टाइल भी हो सकते हैं, हेल्पफुल भी हो सकते हैं। हॉस्टाइल का मतलब एक दूसरे से दुश्मनी या एक दूसरे के
साथ बुरा माहौल रखना। और फ्रेंडली दोस्ताना है। अब हॉस्टाइल की एक मिसाल देख लें, बड़ी बेदर्दी वाली है, जो हनी बी है। हनी बी एक सोशल एनिमल है, बाद में हम डिस्कस करने वाले हैं इसको, फिलहाल एक मिसाल है। जो ओल्ड वर्कर बीज हैं, वर्कर उनको कहा जाता है जो इस पूरे छत्ते के लिए काम करते हैं। उसमें जो बूढ़ा हो जाए, काम नहीं कर सके, उसको यंग वर्कर बीज मार के भगा देती हैं, काटती हैं, तोड़ती हैं, जान से मार देती हैं। ये हॉस्टाइल हुआ। इसके बरक्स फ्रेंडली क्या है फिर? फ्रेंडली ये है कि जो क्वीन है उसको सारी मक्खियाँ बिठाकर उसकी खातिर मदारत भी करती हैं, खुराक भी देती हैं और उसकी हिफाजत भी करती हैं। तो ये फ्रेंडली बिहेवियर। एनिमल सोसाइटी एंड एग्रीगेशन, तो ये भी समझ लें। सोसाइटी, समाज, जानदारों का एक ऐसा ग्रुप जिसमें जानदार काम तकसीम करके परफॉर्म करते हैं आपस में, उसको सोसाइटी कहते हैं। जबकि एग्रीगेशन वो है जिसमें जानदारों का बहुत बड़ा इज्तिमा तो है, लेकिन उसके आपस में कोई काम की तकसीम नहीं है। मसलन अब सोसाइटी में हनी बी की मिसाल है। हनी बी में ड्रोन है, क्वीन है, वर्कर है, सोल्जर्स हैं। बहुत सारी मछलियों में ये ग्रुप है। स्कूल कहते हैं उसको। इंसानों का है, ये सोशल है। इसके बरक्स एग्रीगेशन इज्तिमा को कहते हैं। इज्तिमा मसलन बहुत सारे एक साथ घास चरने वाले जानवरों का ग्रुप हो सकता है, परिंदों का एक ग्रोह हो सकता है जो एक एरिया में है लेकिन हर एक इंडिविजुअली रहते हैं। ज़ेब्रास, बफलोज, ये जो विल्डर बीस्ट के नाम से एक एनिमल आप अक्सर देखते होंगे डिस्कवरी वगैरह में, लाखों की तादाद में एक साथ चलते हैं, लेकिन वो सोसाइटी नहीं है। सोसाइटी उसको कहते हैं जहाँ डिवीज़न ऑफ लेबर हो, अफराद में काम तकसीम हो। ये हो गया फ़र्क इन दोनों का। अब इसके बाद एगोनिस्टिक बिहेवियर है। एगोनिस्टिक बिहेवियर एक तरह से वही राइवलरी या हॉस्टाइल तरह का बिहेवियर है जिसमें या तो कोई जानदार थ्रेट्स कर रहा है, धमकियां दे रहा है, फाइट्स कर रहा है, लड़ रहा है, वगैरह वगैरह, ये एगोनिस्टिक कहलाते हैं। अब इसकी कई अकसाम है। फर्दर एगोनिस्टिक बिहेवियर की फर्दर कई अकसाम है। इसमें एक है टेरिटोरियल बिहेवियर। टेरिटरी इलाके को कहते हैं, और टेरिटोरियल बिहेवियर में यह होता है कि एक जानदार अपने इलाके को डिफाइन करता है और उस इलाके को पहले डिफाइन करने के बाद उसको डिफेंड भी करता है। डिफेंड के लिए क्या करता है? अगर कोई उसी स्पीशी का फर्द या डिफरेंट स्पीशी का फर्द उसके इलाके में आना चाहे तो पहले थ्रेट करके भगाने की कोशिश करता है, आवाज़ें निकाल कर भगाने की कोशिश करता है, और अगर ये सब कुछ नाकाम हो जाए तो फिर लड़ने लगता है। इसको टेरिटोरियल बिहेवियर कहते हैं। अब इसकी मिसाल है हमारे पास इन गोरिल्लाज। टेरिटोरियल बिहेवियर इन गोरिल्लाज। गोरिल्ला बंदरों की एक टाइप है और ये माउंटेन गोरिल्ला कहलाते हैं। ये ग्रुप की शक्ल में रहते हैं और इनके ग्रुप को ट्रुप कहा जाता है। ग्रुप ऑफ गोरिल्लाज इज कॉल्ड ट्रुप। इस ट्रुप के अंदर मेल फीमेल छोटे बड़े सब होते हैं। बहरहाल इनको टेरिटरी डिफेंड करने का स्टाइल ये है कि सबसे ओल्ड और स्ट्रॉन्ग जो मेल होता है उसको सिल्वर बेक कहते हैं। सिल्वर बेक ये इस ट्रुप का सरबराह होता है। ये क्या करेगा? अपने टेरिटरी को पहले डिफाइन करेगा, यहाँ मार्किंग करेगा मुख्तलिफ तरह के निशान लगाकर,
इसमें यूरिन, अच्छा फेरोमोन वगैरह लगाएगा। उसके बाद अगर कोई बाहर से हमलावर होने की कोशिश करेगा तो उसको ये डिफेंड करेंगे सब मिलकर, पहले सबसे पहले सिल्वर बेक, फिर बाद में दूसरे। अब यहाँ तरीक़ाकार ये है कि फीमेल जब इनकी बच्चियाँ 7-8 साल की हो जाती हैं तो वो इस ट्रुप को छोड़कर चली जाती है और अपना नया ट्रुप बना लेती है। मेल, छोटे मेल्स इधर साथ में रहते हैं और कुछ अरसे के बाद जब ये भी हैवी हो जाएं तो या तो ये ओल्ड मेल को चैलेंज करके उससे लड़ के उसको शिकस्त देकर खुद सिल्वर बेक बन जाते हैं, या जाकर कहीं और सिल्वर बेक बनकर ग्रुप बना लेते हैं, अपना ट्रुप बना लेते हैं। फिर ये पूरा ट्रुप एक साथ रहता है। ये सिल्वर बेक का टेरिटोरियल बिहेवियर था। इसके बाद दूसरी जो एग्जाम्पल है वो है टेरिटोरियल बिहेवियर इन मंकीज। गिब्बन्स, ये भी मंकीज की एक टाइप है। ये जंगलों में रहते हैं और इसमें भी टेरिटोरियल बिहेवियर डेवलप्ड है। जंगल में दरख्तों के ऊपर मार्किंग लगाते हैं अपने यूरिन और फेरोमोन्स के ज़रिए। उधर अगर कोई आना चाहे तो सबसे पहले साउंड प्रोड्यूस करते हैं ये, और साउंड्स में आमतौर पर कपल्स, वो मेल और फीमेल जिन्होंने अभी फ़िलहाल ही मैटिंग की है, ये दोनों मिलकर डुएट्स या यूँ समझो गाना शुरू करते हैं, साउंड्स जो 1 मील तक सुने जा सकते हैं। और समटाइम्स इनके यंग्स, जो छोटे बच्चे हैं, वो भी आवाज़ें निकालते हैं। आवाज़ें निकाल के भगाएंगे अपने टेरिटरी से दूसरों को, कभी पोस्चर्स बनाएंगे, थ्रेटनिंग दांत दिखाएंगे, कभी जाके सचमुच लड़ेंगे। इसके बाद है डोमिनेंस हायरार्की। डोमिनेंस हायरार्की का मतलब है कि बहुत सारे जानदारों में एक समाजी मर्तबा कायम किया जाता है, और ये समाजी मर्तबा इंसानों में बहुत ज़्यादा है। आप घर के अंदर देखें, घर में सरबरा बाप होता है, या जो भी घर का सबसे बड़ा है अमूमन उम्र में और कमाने वाला हो तो वो उसके ताबे सब हैं। उसके बाद माँ होती है, उसके बाद बड़ा भाई या बड़ी बहन, इस तरह से सबसे आखिर में सबसे छोटा भाई या बहन। इसी तरह एक ऑफिस में आ जाएं, कॉलेज में फ़र्ज़ करें, प्रिंसिपल टॉप पर है, उसके बाद वाइस प्रिंसिपल है, उसके बाद प्रोफेसर्स, फिर ये सिलसिला चलता है, लेक्चरर्स होते होते सबसे निचले लेवल पर ग्रेड 1 होते हैं। इसी तरह फौज में जाओ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, फिर आर्मी, फिर उससे जो जर्नल्स, फिर ब्रिगेडियर, कर्नल, ये वो, तो ऊपर से नीचे तक एक स्ट्रक्चर बनी हुई है जिसमें सबसे हायर रैंक वाले को ज़्यादा इख्तियारात हासिल हैं और सबसे छोटी रैंक वाले को सबसे कम इख्तियारात। और ये ऑर्गेनाइजेशंस को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर सबके एक जैसे इख्तियारात हुए तो फिर वो ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलेगी। तो जानदारों में भी नेचुरली भी ऐसे पाए जाते हैं। अब इसकी एक मिसाल है पेकिंग ऑर्डर ऑफ चिकन। ये एक साइंटिस्ट है जिनका नाम वार्डर सी है, वार्डर सी। उसने ये मालूम किया है। उसने क्या देखा कि अगर हम किसी जगह अनफेमिलियर मुर्गियों को जमा करें, यानी बहुत सारी मुर्गियां हैं जो मुख्तलिफ इलाकों से ला के इकट्ठी कर दी हैं आपने, हेन, तो ये क्या करेंगे, आपस में लड़ना शुरू करेंगी, एक दूसरे के पीछे भागेंगी, ठोंगे मारेंगी, और काफ़ी देर ऐसा होने के बाद सब खामोश हो जाएंगे। और ख़ामोश इसलिए हो गए, अब सेटल हो गया सिलसिला, और 3 तरह की मुर्गियों के क्लासेस डिफाइन हो गए, अल्फ़ा, बीटा और ओमेगा। तो सब मुर्गियों से लड़ के जो सब पर हावी हो गई है वो अल्फ़ा कहलाती है। इसकी बात हर कोई मानेगा,
खुराक मिलेगी तो सबसे पहले ये जाएगी, मेटिंग सबसे पहले ये करेगी, यानी तमाम प्रिविलेजेस इसको हासिल होंगे। इसके बाद दूसरे नंबर पर बीटा है, अल्फ़ा से बची हुई चीज़ पर बीटा का हक है। और अल्फ़ा एक दफ़ा ये हायरार्की या जो समाजी मर्तबा कायम होने के बाद अल्फ़ा बाकी मुर्गियों से लिफ्ट ही नहीं करती है, वो बीटा को बताती, बीटा फिर बाकियों को बताती है। और जो सबसे लोवेस्ट आर्डर वाली है वो ओमेगा है, सबसे आखिर में, सबसे शिकस्त खाने वाली। इसको सबकी बात माननी पड़ती है। ये पेकिंग ऑर्डर था। उसके बाद है एक और बिहेवियर जो ज़्यादातर हायर एनिमल्स में पाया जाता है, उसको कहते हैं एल्ट्रुइज़म। एल्ट्रुइज़म को हम ईसार, कुर्बानी और इस तरह का नाम दे सकते हैं, यानी एक जानदार अपने ही कबीले के दूसरे जानदारों की बका के लिए अपनी जान तक की कुर्बानी देने को तैयार हो या अपने लिए लॉस बर्दाश्त कर सके, तो इसको एल्ट्रुइज़म कहते हैं। तो इंसानों में बहुत ज़्यादा है। अब आप देख लें, जो मसलन एक इलाका है, एक मुल्क है, उस मुल्क को डिफेंड करने के लिए सरहदों पर जो लोग जान देते हैं, अपनी मुहाफिज बनते हैं, तो ये एल्ट्रुइज़म ही है। जानदारों में हनी बीज वगैरह में है। अब हनी बी में एल्ट्रुइज़म किस तरह से है ये ज़रा देख लेते हैं हम। इसके अंदर क्वीन है, इसके अंदर वर्कर्स हैं, इसके अंदर ड्रोन्स हैं। हर एक के काम डिफाइंड है। क्वीन लेज एग्स वाइल वर्कर्स ये सब कुछ काम करते हैं। ऑल वर्क्स में छत्ता बनाने से लेकर छत्ते की सफाई, छत्ते की हिफाजत, खुराक जमा करना, क्वीन की देखभाल करना, बाहर से हमला आवरों को रोकना, और जो अपने नाकारा वर्कर हैं उनको मारना, और ये सारे इनके काम हैं। और ड्रोन्स फर्टिलाइज करते हैं एग को। अब ज़रा गौर करें, यहाँ कुर्बानी किस तरह से है। सबसे पहले छत्ते से क्वीन बाहर आती है, क्वीन आगे जा रही है और फेरोमोन छोड़ती हुई जाती है। इन फेरोमोन्स के मॉलिक्यूल्स को डिटेक्ट करते हुए पीछे बहुत सारे ड्रोन्स आते हैं। फ्लाइट के दौरान ही ड्रोन्स फर्टिलाइजेशन करते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद ड्रोन्स मर जाते हैं। इनका काम पूरा हो गया। क्वीन वापस आएगी अपने, उसके अंदर अंडे देगी। अब जो वर्कर्स हैं वो इस क्वीन की हिफाजत करेंगे, और वर्कर भी फीमेल होती हैं। होता क्या है, ये क्वीन फिर फेरोमोन्स या केमिकल सिक्रेट करेगी। वो केमिकल जिस लार्वे को, फीमेल लार्वे को टच करेगा वो वर्कर बन जाएगी, यानी वर्कर स्टेराइल होगी। स्टेराइल का मतलब क्या है कि वो बच्चे देने की पोजीशन में नहीं है। तो इन्होंने क्वीन के लिए, जो इनकी सिस्टर थी, उसके लिए कुर्बानी दी है। ये एल्ट्रुइज़म की एक मिसाल है। और इस तरह के और भी डिटेल्ड बहुत सारे बिहेवियर्स हैं। तो आज की हद तक इसको हम यहाँ रोकते हैं, और इसके साथ ये बिहेवियर वाला हमारा मौजू कंप्लीट हो गया, और बाकी इंशाल्लाह देखते हैं अगले किसी उसमें। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।